हेलो स्टूडेंट्स, चलिए एक नया प्रयोग करते हुए अपने इस चैनल में हम लोग थोड़ा जैसे कि जो हमारा इंस्टीट्यूट है, जो संस्थान है, रेगुलर कोर्सेज़ के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी तैयारी कराता है। और अभी तो नहीं, क्योंकि पिछले साल जब से हम लोगों ने कोचिंग को स्टार्ट किया है तब से कोविड और लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे बैच हम लोग नहीं चला पाए। और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अगर हम बात करें तो अभी भी हमारे यहाँ टेट सुपर टेट के बैच चलते हैं। तो टेट सुपर टेट बाकी एसएससी या वनडे एग्ज़ाम जो होते हैं, है ना, उसको ध्यान में रखते हुए अब थोड़ा सा जो सामान्य अध्ययन जो एक पोर्शन है जो कि अपने आप में बहुत बड़ा है, इसका स्टार्ट तो है लेकिन इसका लास्ट कहीं कुछ नहीं कि नहीं है, इतने पढ़ा कर ये कहा जाए कि कंप्लीट हो जाए। तो उसमें एक पार्ट को आज हम लोग डिस्कस करेंगे और उस पार्ट का नाम है भारतीय राज्य व्यवस्था। ठीक, तो सामान्य अध्ययन का यह एक टॉपिक है, भारतीय राज्य व्यवस्था, जिसे तैयारी करने वाले स्टूडेंट अलग अलग नाम से जानते हैं। ठीक, कुछ लोग इसी को राजनीतिक शास्त्र के नाम से जानते हैं, कुछ लोग नागरिक शास्त्र के नाम से जानते हैं, है ना। आप किसी भी नाम से जानें, लेकिन मेनली जो आपको पढ़ना होता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वो इंडियन पॉलिटी पढ़ना होता है। इसके दो मुख्य हिस्से होते हैं, एक जिसमें हम अध्ययन करते हैं संविधान का, जो भारतीय संविधान है ना, इसके बारे में, और दूसरा जो आपके यहाँ 3 स्तर की सत्ताएं हैं। आप जानते हैं शासन का जो डिवाइडेशन है वो 3 लेवल पर किया गया है। अगर हम इसके ऊर्ध्वाधर बंटवारे की बात करें तो नॉर्मली आप सभी जानते हैं, एक केंद्र सरकार, दूसरे स्तर की सरकार जो होती है राज्य सरकार, और तीसरा पंचायत सरकारें, है ना, जिसे आप लोकल गवर्नमेंट के नाम से भी जानते हैं, है ना। ये 3 स्तर की सरकारें और इनके बीच में क्या संबंध है। हालांकि ये सारे नियम कायदे, सरकार का गठन कैसे होगा, सरकार कार्य कैसे करेगी, सब कुछ संविधान से निकल कर आता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो व्यवहार के आधार पर, परंपराओं के आधार पर भी हैं। तो इनके बीच में संबंध कैसे होगा और किन किन रूल रेगुलेशन कैसे कैसी स्थिति में कौन सी सरकार क्या सिचुएशन लेगी, किसकी क्या जिम्मेदारी होगी, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इंडियन पॉलिटी में संविधान, और संविधान में भी हम देखेंगे भारतीय संविधान को। ठीक, एक बात ध्यान रखिएगा, बीच बीच में हम दूसरे देश के संविधान की भी चर्चा करेंगे। वो सिर्फ और सिर्फ उसका मकसद इतना ही होगा कि जब हम कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, तो चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आती हैं। ठीक, कई बार आप देखेंगे एक जैसे शब्द हैं लेकिन दोनों का मतलब अलग अलग है। दोनों भारतीय परिप्रेक्ष्य में अलग तरीके से परिभाषित किया गया है और दूसरे देश के परिप्रेक्ष्य में अलग अलग तरीके से परिभाषित किया गया है। मतलब एक ही शब्दों की अलग अलग परिभाषाएं हैं। जो भारतीय संविधान है इसमें भी बहुत सारी चीज़ें बाहर से ली गई हैं, यानी विदेशों से ली गई हैं। तो किस रूप में ली गई, क्या जैसे था वैसे ही लिया गया या कुछ अलग, उसको भी हम समझेंगे। ठीक, तो आइए डिस्कस करते हैं संविधान के बारे में। सबसे पहले आइए, तो हम अपना पहला टॉपिक जो संविधान के अंतर्गत है वह हमारा है भारतीय संविधान की विकास यात्रा, है ना। यह हमारा पहला पॉइंट है, भारतीय संविधान की विकास यात्रा। इसके अंदर हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि संविधान क्या है। पहला टॉपिक हमारा हो जाएगा इसमें कि संविधान क्या है। दूसरा टॉपिक होगा संविधान का महत्व। और इसके बाद तीसरा टॉपिक होगा संविधान के विकास के चरण। संविधान के विकास के चरण, जो डेवलपिंग स्टेट है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको यहीं से पूछे जाते हैं। बाकी जो ऊपर के 2 टॉपिक को सिर्फ और सिर्फ समझने के लिए कि वास्तव में संविधान है क्या चीज़, है ना। तो इसके लिए तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि संविधान क्या है ना। इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक, एक एक करके चीज़ों को समझेंगे। देखिए, पॉलिटी या राज्य व्यवस्था को पढ़ने के लिए आपको जो सबसे पहली चीज़ शब्द समझ में आने चाहिए कि शब्द का मतलब क्या है। क्योंकि यहाँ पे अब तक जितने भी क्वेश्चन आपके पूछे गए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वो सारे के सारे वर्ड्स के बेसिस पर थे, शब्दों के महत्व पर ही हैं। तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में शब्दों को पकड़ना होगा, शब्दों को समझना होगा, उस शब्द का एक्चुअल मीनिंग क्या है ना। और सिर्फ एग्ज़ाम के लिए नहीं बल्कि ऐसे भी आपको इस व्यवस्था के बारे में जानना चाहिए, क्योंकि यह हमारे राजनीतिक जीवन को प्रभावित करता है। ठीक, छोटी छोटी चीज़ें हैं
जो आप देखें किस प्रकार से इक्वलिटी को, समानता को स्टेब्लिश करती हैं या उनके क्या महत्व हैं। तो एक इंटरेस्ट के रूप में भी आप इसे पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संविधान क्या है। ठीक, तो संविधान किसी भी देश का जो संविधान होता है वो सर्वोच्च विधि होती है, सर्वोच्च कानून होता है ना। अच्छा, एक शब्द है विधि। ठीक, इसको आप दूसरे नाम से जानते हैं, इसे आप कहते हैं क्या, कानून, या तीसरा नाम इसे इंग्लिश में होता है लॉ। ठीक, तो संविधान जो होता है वो किसी भी देश की सर्वोच्च यानी कि सबसे ऊंची विधि है ना। ठीक, या कानून है ना। कानून उर्दू का शब्द है, विधि हिंदी का शब्द है। तो संविधान क्या होता है, संविधान किसी भी देश की सर्वोच्च विधि होती है, यानी कि सारे नियम कानूनों से ऊपर यदि कोई कानून होता है तो क्या होता है, संविधान होता है। यानी कि सभी नियम कानून ऐसे होने चाहिए जो संविधान सम्मत हों, जो संविधान के साथ हों, संविधान के खिलाफ नहीं होने चाहिए। चाहे वो कोई भी कानून आपके देश का होगा, किसी भी तरीके का कानून होगा, वह संविधान सम्मत उसका होना क्या है, अनिवार्य है, क्योंकि संविधान किसी भी देश का क्या होता है, सर्वोच्च कानून होता है। तो ये पहला पॉइंट हो गया आपका कि संविधान क्या है छोटे में। संविधान का महत्व क्या है, तो किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था को चलाने के लिए, राजनीतिक व्यवस्था को चलाने के लिए, या कह सकते हैं सुचारू रूप से चलाने के लिए, और राजनीतिक व्यवस्था सुचारू रूप से कब चलेगी, तो अभी आपने कहा है भाई सर्वोच्च कानून। तो सर्वोच्च कानून बनाएगा कौन, बनाएगा कौन, इसे लागू कौन करवाएगा, और लागू न हो पाने की स्थिति में कौन जिम्मेदार होगा। ये सारे प्रावधान, यही सब क्या है, संविधान का क्या है, महत्व है। क्योंकि संविधान ही ये सब डिसाइड करता है कि भाई आपके देश में जो राजनीतिक व्यवस्था है वो सुचारू रूप से ढंग चले। सुचारू रूप से कब चलेगा, जब नियम कानून बनाने के लिए संस्था जो नामित होगी, जो डिसाइड होगी, अच्छा इस प्रकार का कानून, ये व्यवस्था ये सरकार बनाएगी, यह व्यवस्था यह सरकार बनाएगी, उसको कौन लागू कराएगा, कौन उसका पालन करवाएगा, न हो पाने की स्थिति में क्या होगा। ठीक, दूसरी बात आप जानते हैं किसी भी देश में दो चीज़ें हैं। देखिए, कानून जो होगा वह किसी भी देश में बनाया किसके द्वारा जाएगा, सरकारों के द्वारा। ठीक, और लागू किस पर होगा, जनता पर। ठीक, तो इनके बीच में हमेशा एक अंतःक्रिया होगी। ठीक है, और यह क्रिया जो इनके बीच में एक संबंध है वह स्वस्थ हो, इस्टेब्लिशमेंट हो, प्रगतिशील हो, प्रोग्रेसिव हो, देश के विकास को आगे ले जाए, ये सब कौन सुनिश्चित करता है, संविधान करता है। यानी यही संविधान का क्या है, महत्व है। ठीक, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। और इसी के कारण हम कहते हैं कि किसी भी देश का जो संविधान होता है वह जड़ नहीं हो सकता, वह जड़ नहीं हो सकता। जड़ का मतलब क्या है कि ऐसा नहीं कि आपने एक बार कोई दस्तावेज बना करके दे दिया और वह हमेशा चलता रहेगा, नहीं। संविधान किसी भी देश का क्या होता है, गतिशील होता है, फ्लेक्सिबल होता है, हमेशा वोलेटाइल होता है, डायनेमिक होता है, चलता रहता है। मतलब क्या है इसका, मतलब यह है बेटा कि जो आपका संविधान होता है वह परिवर्तनशील होता है। यह समय के साथ साथ इसका स्वरूप बदलता रहता है। इसमें टाइम टू टाइम जैसे जैसे आवश्यकता पड़ती है वैसे वैसे संशोधन, एक शब्द आपने सुना होगा, अमेंडमेंट हमेशा किए जाते हैं ताकि संविधान की महत्ता क्या है, बनी रहे। ठीक, आगे चल करके हम लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब जो हमारा तीसरा जो हमने यहाँ लिखा था संविधान आचरण, उसमें बहुत ब्रीफ में आपको समझाएंगे एक एक पॉइंट को ढंग से। तो मुझे लगता है कि संविधान का एक जो जनरल मैप है आपके दिमाग में वो बन चुका होगा। आइए आगे चर्चा करते हैं संविधान के विकास के चरण। चलिए, तो संविधान के विकास के चरण, और संविधान कौन सा, भारतीय संविधान आपको पढ़ना है। ध्यान रखिएगा, शुरू में तो ये भारतीय संविधान नहीं होगा, लेकिन आज के डेट में जो भारतीय संविधान है इससे बहुत सारी चीज़ें इन सारे एक्ट से लिए गए हैं। ठीक, तो अभी हम लोग 1800 को पहले की स्थिति को देखते हैं। सन 1800 ईस्वी के पहले ऐसे कौन कौन से कानून थे जिनके प्रावधान या जो चीज़ें आज भी भारतीय संविधान में देखने को मिलती हैं। तो आपको मालूम होगा कि 1757 की बैटल ऑफ प्लासी, यानी कि प्लासी के युद्ध के बाद से, प्लासी का युद्ध है ना, ठीक, इतिहास में है ये, यहाँ इसको डिस्कस नहीं करना है, लेकिन हम आपको थोड़ा सा बताते चलते हैं ताकि चीज़ों से आप कनेक्ट हो सकें, जुड़ सकें।
तो 1757 में जो प्लासी का युद्ध था, जो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजी गवर्नर क्लाइव के बीच में लड़ा गया, जिसमें क्लाइव युद्ध को जीतता है और कहीं न कहीं बंगाल की सत्ता पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो जाता है, जिसको पूर्ण रूप से 1764 के ईस्वी में, है ना, 1764 में दूसरा युद्ध होता है बक्सर का युद्ध, ठीक। और शायद अंग्रेजी सत्ता के हिसाब से इतिहास में सबसे निर्णायक युद्ध इसी को माना जाता है। यह बक्सर का युद्ध आप जानते हैं, इस युद्ध में एक तरफ अंग्रेज़ों की सेना होती है और दूसरी तरफ बंगाल का नवाब मीर कासिम, उसके बाद अवध का नवाब सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय, जो मुगल सम्राट, मुगल सल्तनत का द्वितीय मुगल सल्तनत का जो बादशाह है उस समय का तत्कालीन, ये तीनों एक तरफ हैं और दूसरी तरफ अंग्रेज हैं, ठीक। और अंग्रेज़ों के द्वारा इन तीनों की संयुक्त सेनाओं को हराया जाता है और इस युद्ध में शाह आलम द्वितीय, जो कि मुगल बादशाह है, इसका भी शामिल होना और हार जाना कहीं न कहीं इस बात को इस्टेब्लिश कर देता है कि अब भारत में, क्योंकि मुगल सत्ता, जब आप ध्यान रखिएगा, जब अंग्रेज भारत आए थे तो भारत का जो उत्तर भारत का एरिया है या भारत का जो साम्राज्य है, एम्पायर है, वो कहीं न कहीं मुगलों के हाथ में है। और इस युद्ध में शाह आलम द्वितीय हारा है, जो कहीं न कहीं मुगल को रिप्रेजेंट करता है और इस तरीके से अब भारत में अंग्रेज़ों का अधिकार स्थापित हो चुका है। और अंग्रेज़ों का अधिकार अगर हम बोलें तो किसका अधिकार? कंपनी का अधिकार। और ये कंपनी कौन है? ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना। यही वो कंपनी है जो भारत में आई थी, क्या करने के लिए? व्यापार करने के लिए। और अब वह भारत में एक राजनीतिक शक्ति के रूप में अपने आप को स्थापित कर चुकी है, यानी कि 1764 ईस्वी में, ठीक। यानी कि कंपनी अब भारत में 1764 ईस्वी के बाद से अपने नियम कानून बना रही है ना। और कहाँ पर बना रही? बंगाल में बना रही है। कहाँ पर? बंगाल में बना रही है, ठीक। ध्यान रखिए, इस बंगाल में कौन कौन आता है? तत्कालीन बंगाल की बात हम कर रहे हैं उस समय का। आज का पूरा पश्चिम बंगाल, और जिस समय हम इस वीडियो को शूट कर रहे हैं इस समय पश्चिम बंगाल क्या है? चर्चा का केंद्र है, ठीक। बिहार, उड़ीसा, झारखंड और बांग्लादेश के साथ साथ असम, जो उस समय असम के नाम से था, इसके भी कुछ भाग, ये पूरा मिलाकर के बंगाल को बनाते थे, है ना। जिसका आप देखेंगे कर्जन के समय विभाजन हुआ बंगाल का, और बाकी चीज़ें आगे इतिहास के कॉन्टेक्स्ट में, वहाँ पे ज़्यादा चर्चा हम नहीं करेंगे। इसी बंगाल की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर कंपनी का रूल इस्टेब्लिश हो चुका है, ठीक। और कंपनी अपना शासन कर रही है ना। कंपनी कर लगा रही, कंपनी व्यापार के नियमों को परिभाषित कर रही है। व्यापार कौन करेगा, कैसे करेगा, व्यापार पे कौन टैक्स देगा, ये सब कुछ कंपनी कर रही है। तो कंपनी का शासन है, और इसी कंपनी के शासन को रेगुलेट करने के लिए, नियमित करने के लिए, एक विधिक रूप में स्थापित करने के लिए ब्रिटिश संसद ने एक एक्ट ले आया, जिसका नाम है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, है ना। यानी कि 1773 क्या है? 1773 ईस्वी है। और इस सन में कंपनी के शासन को रेगुलेट करने के लिए, नियमित करने के लिए, यानी कहीं ना कहीं कंपनी कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रही थी, तो एक लिखित संविधान की जो शुरुआत होती है भारत में, वो यहीं से होती है। और ध्यान रखिएगा कि यह रेगुलेटिंग एक्ट है, रेगुलेट करने के लिए कंपनी के शासन को, जिसको बनाया गया है ब्रिटिश संसद के द्वारा। किसके द्वारा? ब्रिटिश संसद के द्वारा। यानी कि यह लंदन के पार्लियामेंट में पास होकर के भारत में कंपनी कैसे शासन करेगी, इस नियम को बनाता है। और यहीं से माना जाता है कि भारत में लिखित संविधान की शुरुआत, भारत में लिखित संविधान की शुरुआत। और मैंने आपको पहले ही डिस्कस कर दिया है, संविधान का मतलब होता है सर्वोच्च कानून, यानी कि जो ऐसा कानून जो बनकर आ गया, अब इसके बाद जितने भी कानून कंपनी बनाएगी भारत में, वह सब इस कानून के सम्मत होंगे, इसके खिलाफ नहीं हो सकते, ठीक, इसके विरोध में नहीं हो सकते। तो अब कंपनी जितने भी काम करेगी वह इस एक्ट के तहत करेगी। क्लियर है? तो भारत में संविधानों के जो विकास का चरण है, संविधान के जो विकास का चरण है, उसमें पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट है ना माइलस्टोन स्टार्ट है, वो कौन है? रेगुलेटिंग एक्ट 1773।
आपके लिए प्रश्न इतना ही पूछा जा सकता है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब आया, है ना, या रेगुलेटिंग एक्ट कब इस्टेब्लिश किया गया भारत में? 1773 में। क्यों किया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को नियमित करने के लिए, शासन को नियमित करने के लिए। ठीक, देखिए अलग अलग एग्जाम के अलग अलग स्टैंडर्ड होते हैं। हम एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे और चीज़ों को आपको समझा करके छोड़ेंगे, आप बस पेशेंस से चीज़ों को समझिएगा। तो इस रेगुलेटिंग एक्ट में यह किया गया और इसमें प्रावधान क्या क्या किए गए, तो आपको बता दें कि इस समय आगे आते तक कंपनी के पास 3 प्रमुख प्रेसिडेंसियां थीं। एक बंगाल प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी। अच्छा, प्रेसिडेंसी शब्द का मतलब क्या है? तो यहाँ प्रेसिडेंसी मतलब कि वह राज्य का वह क्षेत्र जो कंपनी के अधीन आ जाती थी उसको प्रेसिडेंसी के नाम से जानते थे। तो बंगाल प्रेसिडेंसी पर इनका कब्जा हो चुका था। किसका? ईस्ट इंडिया कंपनी का। कब तक? 1773 ईस्वी तक। इसके बाद इनके पास एक और प्रेसिडेंसी थी, मद्रास प्रेसिडेंसी, जो आज का आपका तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है, इसको मिला करके मद्रास प्रेसिडेंसी थी। चेन्नई इसका मुख्य केंद्र था। चेन्नई का पूर्व नाम पहले क्या था? मद्रास था, अब चेन्नई है। यानी कि मद्रास प्रेसिडेंसी। और एक प्रमुख प्रेसिडेंसी जो महाराष्ट्र और गुजरात का इलाका है, जिसको हम उस समय बम्बई प्रेसिडेंसी के नाम से जानते थे, बम्बई प्रेसिडेंसी। ये तीनों प्रेसिडेंसियां कंपनी के पास आ गई थी और तीनों प्रेसिडेंसियों को चलाने के लिए जो सबसे सर्वोच्च पद होता था वह पद होता था गवर्नर का। किसका पद होता था? गवर्नर का। और गवर्नर ये नियम कानून बना करके इन तीनों प्रेसिडेंसियों को रेगुलेट करते थे, यानी कि चलाते थे। ठीक, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ी थी, जिसको दूर करने के लिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया और मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। इस शब्द को आप ध्यान रखेंगे। ठीक, मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। पहला प्रावधान है यह रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का। जो पहला प्रावधान है वो यही है कि मद्रास व बम्बई प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। ठीक, बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया, मतलब कि अब बंगाल की प्रेसिडेंसी सर्वोच्च होगी और यह नियम कानून बनाएगी और उन नियमों कानूनों को मद्रास और बम्बई की प्रेसिडेंसियाँ क्या करेंगी? फॉलो करेंगी। और जो बंगाल का गवर्नर था उसे हम लोगों ने अब क्या नाम दे दिया? गवर्नर जनरल का नाम दिया। यानी बंगाल का जो गवर्नर था अब वह क्या कहलाएगा? गवर्नर जनरल कहलाएगा। बंगाल का गवर्नर अब क्या कहलाएगा? गवर्नर जनरल हो गया। ठीक, और ध्यान रखिएगा वारेन हेस्टिंग्स इस रूप में पहला गवर्नर जनरल आपका बंगाल का बनेगा, है ना, क्योंकि इस समय वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का क्या था? गवर्नर था, जो अब गवर्नर जनरल कहलाएगा। वो इतिहास का पोर्शन है। ठीक, लेकिन यहाँ पर आने पर हमने उसको भी डिस्कस कर दिया। तो ये 2 प्रावधान जो प्रमुख रूप से आपको याद रखना है। इसके अलावा एक फेडरल कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट आज आप देखते हैं देश की सबसे सर्वोच्च कोर्ट जो है ना, सर्वोच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय जो आज दिल्ली में है, इसको इस्टेब्लिश किया गया इसी एक्ट के तहत। अब मैं देखिए इसको रफ करने जा रहा हूँ, आप इसको अपने हिसाब से नोट कर लेंगे। तो इसी एक्ट के तहत, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सन 1774 ईस्वी में एक फेडरल कोर्ट, जिसे आप सुप्रीम कोर्ट कह सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई और कहाँ पर की गई? कलकत्ता। ठीक, कहाँ पर की गई? कलकत्ता। कलकत्ता भी एक शहर था जिसको अंग्रेजों ने ही बसाया था। जॉब चारनाक आप जानते हैं, है ना। ठीक, तो कलकत्ता जो अभी नाम क्या है? कोलकाता है। तो यहाँ पर पहला, है ना, फेडरल कोर्ट स्टेब्लिश किया गया, सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट का कॉन्सेप्ट देखिए आपको यहीं से मिलेगा, है ना। सुप्रीम कोर्ट की शुरुआत 1774 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, है ना। और इम्पे नाम के व्यक्ति को पहला मुख्य न्यायाधीश यहाँ पर बनाया गया था कोलकाता में, है ना, सुप्रीम कोर्ट का। तो भारत में देखिए सर्वोच्च न्यायालय का जो है ना कॉन्सेप्ट है वो यहीं से आपको मिलेगा सर्वप्रथम। तो जब आप इस इस्टेब्लिशमेंट को समझते हैं, चीज़ों को समझते हैं, तो आगे चीज़ें आपको आसान हो जाती हैं, क्योंकि भारत में न्याय व्यवस्था और सर्वोच्च न्यायालय अपने आप में एक पोर्शन है संविधान का, जिसको आपको डिस्कस करना पड़ना है।
तो रेगुलेटिंग एक्ट के लिए आपको ये 2-3 चीज़ें आपको याद रखनी होगी। भारत में पहला लिखित संविधान जो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन व्यवस्था को रेगुलेट करने के लिए ब्रिटिश संसद के द्वारा बनाया गया, और चूंकि आज भी सर्वोच्च न्यायालय का कॉन्सेप्ट भारत में है इसलिए हम इसको पढ़ते हैं, है ना। और गवर्नर जनरल बनाया गया वारेन हेस्टिंग्स को पहला। जो 3 प्रेसिडेंसियाँ थी, बंगाल, मद्रास और बम्बई, तो मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। ये 2 प्रमुख कार्य हुए रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। ठीक, तो संविधान का विकास का पहला चरण जो स्टार्ट होता है यहीं से स्टार्ट होता है, इसको आप नोट कर लेंगे। फिर हम आगे चलते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट। देखिए अब एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो था, है ना, सेटलमेंट मतलब कहीं ना कहीं समझौतों से संबंधित है। देखिए हुआ क्या कि अब जब कंपनी के शासन को रेगुलेट कर दिया गया, है ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते थे कंपनियों में, उस पर उतना चर्चा आप नहीं करेंगे। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मतलब वही है कि जैसे कंपनी में जो अपना पैसा लगाता था वो डायरेक्टर बन जाता था और वो रेगुलेट करता था नियमों को, है ना। तो उतना डेप्थ में आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन कुल मिलाकर के यहाँ समझिए कि 2 व्यवस्थाएँ हो गई। एक कंपनी के पास भी अधिकार है शासन व्यवस्था को चलाने के लिए, और दूसरा जैसे हमने बताया कि सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय भी इस्टेब्लिश है। और इन दोनों के अधिकार क्षेत्र को परिभाषित नहीं किया गया है, तो इनके बीच में आपस में कई बार झगड़े होंगे, और आज भी होता है, जबकि सबके अधिकार परिभाषित हैं। आप देखिए भारतीय संसद बहुत सारी कई बार कानून बनाती है और सर्वोच्च न्यायालय उसको रोक देती है ना, विधि सम्मत न मानने की स्थिति में। तो ऐसा डिस्प्यूट आज भी जब स्वतंत्र भारत में इतने सारे नियम कानूनों के बाद भी हो जाता है, उस समय जब कोई इनके बीच में लिखित अधिकार क्षेत्र नहीं बंटवारा था, तो कंपनी कुछ नियम कानून बनाती थी, न्यायालय उस पर रोक लगा देती थी, तो ये इनके बीच में विवाद की स्थिति बनती थी। तो इसी विवाद को समाप्त करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया था, ताकि कंपनी और सर्वोच्च न्यायालय मिल करके भारत में अंग्रेजी शासन व्यवस्था को रेगुलेट कर सके, चला सके, है ना। इसीलिए इसका नाम क्या है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट है। इससे ज़्यादा इसमें कुछ पढ़ने के लिए आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो कंपनी और सर्वोच्च न्यायालय यानी कि न्यायालय और कंपनी के शासन व्यवस्थाओं के बीच में जो विवाद था, इसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का विवाद भी बोलते हैं। ये कंपनी के जो निदेशक थे वही कंपनी को रेगुलेट करते थे, चलाते थे। तो निदेशकों और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बीच में विवाद हो जाता था कई मुद्दों पर, उसी को दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया। ठीक, तो इतना आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं पिट्स इंडिया एक्ट की तरफ। ठीक, इतना आप नोट कर लेंगे। इसको लिखना चाहें तो आप यही लिख सकते हैं कि कंपनी के निदेशक एवं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के मध्य मतभेद को समाप्त करने के उद्देश्य से। ठीक, ये चीज़ें स्टेब्लिश की गई। तो संविधान के विकास के चरण में जो हमारी यात्रा स्टार्ट हुई थी, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, है ना, इसकी चर्चा हम लोगों ने कर ली। इसके बाद एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो 1781 ईस्वी में आया था, इसी के तहत जो मतलब व्यवस्था बनाई गई, उसमें कोई डिस्प्यूट हुए, विवाद हुए, उनको दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट को लागू किया गया। और इसके बाद आप देखेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट यहाँ पर आकर के मिलेगा आपको सन 1784 में, है ना, 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट, है ना। इसका नाम पिट्स क्यों है, क्योंकि इसे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पिट के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, पिट्स इंडिया एक्ट पड़ा। तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के बारे में चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि अब जब कंपनी अपना काम कर रही थी, ये ऊपर दोनों एक्ट को हम रफ कर देते हैं, है ना। तो कंपनी का जो व्यापारिक कार्य था, जिसकी मॉनिटरिंग, जिसका अधीक्षण, जिसकी देख रेख, है ना, वह किसके द्वारा की जाती थी, निदेशक मंडल के द्वारा। निदेशक मंडल के द्वारा, जिसे हम लोग कोर्ट ऑफ डायरेक्टर भी बोलते थे या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी बोलते थे, निदेशक मंडल के द्वारा कंपनी के व्यापारिक मामलों का अधीक्षण यानी कि मॉनिटरिंग करना, देख रेख करना, है ना, किया जाता था। और कंपनी के इस एक्ट से पहले कंपनी के जो राजनीतिक मामले भी थे उसको भी यही निदेशक मंडल ही गवर्न करता था, लेकिन इस एक्ट ने राजनीतिक कार्य को अलग कर दिया और राजनीतिक मामलों की देख रेख के लिए एक अलग से निकाय बनाया। राजनीतिक मामलों की देख रेख के लिए एक अलग से
निकाय बनाया और जिसका नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण मंडल बोला गया। इंग्लिश में आप इसे याद रखेंगे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। ठीक, यानी कि अब कंपनी के जो निदेशक मंडल होंगे वो सिर्फ और सिर्फ व्यापारिक मामलों का अधीक्षण करेंगे, राजनीतिक मामलों की देखरेख बोर्ड ऑफ कंट्रोल करेगा, है ना। अब यह इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या था, है ना। बस आप ये समझिए कि एक अलग से बॉडी हो गई, एक अलग से निकाय हो गया जो राजनीतिक मामलों की देखरेख करेगी। लेकिन इससे जो सबसे एक प्रमुख प्रश्न यहाँ पर उत्पन्न होता है वह यह उत्पन्न होता है कि भारत में द्वैध शासन का प्रारंभ यहाँ से आप देखेंगे, यानी अब भारत पर दो लोग राज करेंगे, यानी कि दो नियम काम करेंगे। द्वैध शासन इसी को बोलते हैं। और भारत में द्वैध शासन की शुरुआत, जो प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, डुअल रूलिंग, वो कहाँ से हुई? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 से हुई। ठीक, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और ये द्वैध शासन किस रूप में है आप यहाँ समझिएगा। ये शब्द कई बार आगे भी आपको आएगा। ये समाप्त होगा और फिर स्टेब्लिश होगा, फिर समाप्त होगा और पुनः स्टेब्लिश किया जाएगा। ठीक, अभी एक ही स्तर की सरकार है, सब कुछ बंगाल में जो आपका है गवर्नर जनरल बना हुआ है ना, रेगुलेटिंग एक्ट का, तो वहीं पर ये सारे नियम कानून लाए जा रहे हैं। तो निदेशक मंडल और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, अब ये दो, एक व्यापारिक मामलों की रूलिंग तय करेगा और एक राजनीतिक मामलों की। कहीं ना कहीं शासन व्यवस्था में दो प्रकार के नियम कानून बनाए जाएंगे जिसको हम लोग द्वैध शासन के नाम से जानेंगे। और कुल मिलाकर के जो भी नियम कायदे बनाए जा रहे हैं किसके ऊपर लागू हो रहे हैं? भारतीय जनता के ऊपर लागू हो रहे हैं और इनका कंसर्न उससे जुड़ा हुआ है, इसलिए हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो इसको आप यहाँ तक नोट कर लें। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें यही है कि भारत में द्वैध शासन की शुरुआत यहीं से मानी गई। तो देखिए चीज़ों को समराइज करते हैं एक बार फिर से। सबसे पहले 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इसके बाद 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट और 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इसका नाम पिट्स इंडिया एक्ट क्यों है? क्योंकि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पिट्स के द्वारा इसको प्रस्तुत किया गया, पहली चीज़। दूसरी बात इसमें क्या है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन, एक नए निकाय की स्थापना की गई। दूसरा, आप देखते हैं कि यह राजनीतिक मामलों की देखरेख करेगा और निदेशक मंडल जो पहले से रूलिंग कर रहा था वह क्या करेगा? व्यापारिक मामलों का अधीक्षण करेगा। और इस प्रकार से भारत में द्वैध शासन की शुरुआत होगी। यह था आपका 1784 ईस्वी तक का सिनेरियो। इसके बाद आप देखिए भारत में शासन व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कुछ चार्टर एक्ट लाए जाएंगे, यानी अब जो कार्यक्रम चलेगा ये सब 1800 ईस्वी तक का आपको हमने विकास बताया। अब 1800 से लेकर के 1900 तक की ईस्वी तक में हम लोग चीज़ों को सेकेंड सेगमेंट में डिस्कस करेंगे। वीडियो काफ़ी लंबा ना हो इसलिए इसको हम लोग दूसरे पार्ट में रखेंगे, जिसमें सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट जो होगा आपका 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट होगा, फिर 1833 का चार्टर एक्ट होगा। ठीक, इस तरीके से 1853 का, 1858 मतलब पहला जो आपका भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था 1857, उसके बाद में क्या रूलिंग में चेंज आता है, कैसे गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बनेगा और भारत का गवर्नर जनरल फिर कैसे वायसराय कहलाएगा, इस सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। एक बार थोड़ा सा इतिहास को आप पढ़ें, जो भी आपके पास किताब है उस चीज़ों को चर्चा करें। और कहीं पर कोई भी दिक्कत आती है आप कमेंट बॉक्स में लिखें। ये वीडियो पूर्णतः आपके लिए बनाया गया है। आप विश्वास करिए, इसको हम लोग रेगुलर, है ना, डे बाई डे, अब लॉकडाउन लगे या ख़त्म हो उससे कोई मतलब नहीं है। इस वीडियो को, इस सेक्शन को हम लोग रेगुलर जो है डिस्कस करेंगे और शाम तक आपको ये वीडियो अपलोड होकर के डेली मिल जाया करेगा। आप इससे स्टडी करें। कोई भी समस्या आती है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। थैंक यू।